हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। और आज की इस वीडियो में हम लाइब्रेरी के कोर्स जो कि BLIS के नाम से भी हम जिसको जानते हैं, बीलिप भी बोलते हैं, तो लाइब्रेरी के कोर्स के पेपर कोड 108 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बुक का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक थ्योरी की बुक है। इस बुक के अंदर 4 यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स को 1 यूनिट, 2nd यूनिट, 3rd और 4th के अकॉर्डिंग हम 1-1 करके समझेंगे। 1 यूनिट में कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जिसमें कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, लाइनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज़, साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्टिंग। इन सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये 108 कोड की फर्स्ट यूनिट है। इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे हम आपकी फर्स्ट यूनिट को और 4 यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपका ये जो कोड है, ये जो बुक है, ये कंप्लीट हो जाएगी। एग्ज़ाम के लिए आप इन्हीं चार जो वीडियोज़ होंगी 1, 2nd, 3rd, 4th यूनिट्स की, उन्हीं को देखकर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस 108 कोड का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। चलिए पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि ये बोल रहे हैं कि आज का युग संचार क्रांति का युग है। मनुष्य ने ऊर्जा एवं द्रव्य के संदर्भ में कई सालों की मेहनत से जानकारी अर्जित की है। सूचना संसाधन वक्त के साथ अत्यंत तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। इस युग में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सूचना क्रांति के प्रभाव से अछूता हो। सूचना क्रांति का कंप्यूटर सूचना क्रांति का महत्वपूर्ण घटक है। इस क्रांति में प्रतिदिन प्रगति करने में कंप्यूटर तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका है। विगत कुछ दशकों में कंप्यूटर की निरंतर बढ़ती क्षमताओं के परिणाम स्वरूप इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन नए नए कार्यक्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। हमारे जीवन में सूचना, जानकारी आदि का दैनिक दिनचर्या में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा दैनिक कार्य भी इन पर आधारित होता है, जैसे कि सूचनाओं, जानकारी को इकट्ठा करना, उनका आदान प्रदान करना, उनको व्यवस्थित करना। इनके आधार पर अन्य कार्य संपादित करना होता है। इस संसार के समस्त कार्य इन्हीं सूचनाओं पर आधारित होते हैं। अब बात करते हैं सूचना तकनीक। अगर डेफिनेशन की बात होगी तो वो यहाँ पर होगी सूचना तकनीक की। सूचना तकनीक यानी कि जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर शॉर्ट में IT भी बोल देते हैं। सूचना तकनीकी मात्र एक तकनीक नहीं है, अपितु एक विस्तृत क्षेत्र का नाम है जिसमें कई तकनीकों का समूह है। सूचना या इंफॉर्मेशन से संबंधित कार्य या तकनीक जैसे सूचनाओं को इकट्ठा करना, डेटा सूचनाओं को प्रोसेस करना या सूचनाओं को व्यवस्थित करना, इंफॉर्मेशन का संचरण, आदान प्रदान करना या भंडारण करना, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन में आता है। यानी कि अगर तकनीक की बात करें तो सबसे पहले हम सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे, यानी कि सूचनाएं कलेक्ट करेंगे, फिर उन सूचनाओं पर प्रोसेस करेंगे, फिर सूचनाओं को मैनेज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, फिर उसके बाद सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, यानी कि कम्युनिकेटिंग करेंगे, फिर उन सूचनाओं को हम स्टोर करेंगे, भंडारण करेंगे, उसके बाद हम उनको प्रेजेंट करेंगे, यानी कि प्रस्तुतिकरण। और इन सभी विषयों को सूचना तकनीकी के तहत ही रखा जाता है। सूचना तकनीकी में कंप्यूटर की मदद से सूचनाओं पर आधारित कार्यों का निष्पादन किया जाता है। वर्तमान युग में सूचना तकनीकी शब्द तथा कंप्यूटर एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। आज हर क्षेत्र में IT फर्मों, एप्लीकेशन हेतु कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सूचना तकनीकी कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का आधार है। सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में वाणिज्य तथा व्यापार का अभिन्न अंग बन गई है।
अगर हम शॉर्ट में बात करें, शॉर्ट में देखें तो ये लिखा हुआ है कि सूचना तकनीकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिज़ाइन आदि कार्यों और इन कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। देखिए, अगर हम नॉर्मली समझे तो सूचना हम सभी को पता है क्या होता है, लेकिन बुक्स की लैंग्वेज में हम अभी पढ़कर आ चुके हैं। अगर हम कहें कि सूचना क्या है, मान लीजिए आपके पास आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप उस जानकारी को गूगल करेंगे या फिर किसी बुक से पढ़ेंगे। तो अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप जो आंसर कलेक्ट करेंगे, जो आपको आंसर मिलेगा, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि वो अर्थपूर्ण है। जब कोई डाटा अर्थपूर्ण होता है, यानी कि आपके उद्देश्य को, आपकी क्वेश्चन की मतलब आंसर को फुलफ़िल कर रहा है, वो आंसर मिल रहा है आपको उससे, यानी कि वो अर्थपूर्ण है, तो वो इन्फॉर्मेशन का काम करता है। अब टेक्नोलॉजी से हम क्या समझते हैं? अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हमें चीज़ें आसानी से मिलती हैं, यानी कि सरल तरीके से जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो उस टेक्नोलॉजी, उस माध्यम से मिलती है। तो जिस भी माध्यम से हमें मिल रही है तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सूचना एवं उसकी आवश्यकता। सूचना की आवश्यकता क्यों है? किसी भी डाटा को प्रोसेस करने पर सूचना प्राप्त होती है। यह सूचना संक्षिप्त, महत्वपूर्ण, उपयोगी, स्पष्ट, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम और उचित प्रारूप में होती है। इस तरह से हर कार्य को संपन्न करने हेतु कोई न कोई इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। इस संसार में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आदि सूचनाओं का कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। कैसे? यदि कोई बैंक अपनी पॉलिसी में बदलाव करता है, किसी निवेश पर कुछ ब्याज ज़्यादा देना चाहती है, यानी कि ये एक चेंज किया है बैंक ने कि वो अपने इन्वेस्ट पर ब्याज ज़्यादा देना चाहती है, तो उसे ये जानकारी अपने अन्य बैंकों की शाखाएं, जो मतलब उस बैंक की ब्रांचेस होगी, उन सभी ब्रांचेस और अपने ग्राहकों तक कम से कम समय में पहुंचानी पड़ेगी। ऐसा अगर वो नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, और इस एक इन्फॉर्मेशन के प्राप्त नहीं होने की वजह से ग्राहकों व बैंक दोनों का ही नुकसान होगा। इसी वजह से सही समय पर सही व्यक्ति को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की आवश्यकता निम्न कारणों से आवश्यक होती है। अब वो कौन कौन से कारण होते हैं? जैसे ज्ञान वृद्धि में सहायक। किसी भी इन्फॉर्मेशन से ज्ञान में वृद्धि होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। किसी व्यक्ति के पास अपने कार्य से संबंधित जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, वो उतनी ही कुशलता से अपना कार्य पूर्ण कर पाएगा। जैसे यदि कोई व्यापारी है और उस व्यापारी को ये ज्ञात करना है कि आने वाले समय में किसी वस्तु विशेष की मांग में वृद्धि होने वाली है, अथवा किसी वस्तु का बाजार में क्या भाव है, या कोई अन्य व्यापारी वह वस्तु किस भाव में बेच रहा है और उस वस्तु का कितना स्टॉक शेष है और कितना बिक गया है, ये सूचनाएं उसके व्यापार को उन्नति की ओर ले जाती हैं। निर्णय लेने में मददगार है। सूचनाओं के विश्लेषण से यह ज्ञात किया जाता है कि कंपनी की वर्तमान स्थिति, भूतकाल स्थिति, रिपोर्ट, रिकॉर्ड और ग्राफ किस ओर बढ़ रहे हैं। उस ग्राफ को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इन सभी तथ्यों से यह निर्णय निकाला जा सकता है कि कब और कैसे कंपनी को मुनाफा हो। तो यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो निर्णय लेने में भी हेल्प करती है। थर्ड है संसाधनों, समय या धन की बचत में सहायक। तो इन्फॉर्मेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसाधनों की, समय की, धन की, इन सभी की बचत करती है तथा उत्पादन की वृद्धि में सहायक सिद्ध होती है। शुरुआती दौर में ही उपयोगी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने से कार्य त्रुटिहीन, कुशलतापूर्वक तथा शीघ्रता से किया जा सकता है।
अगर हम इन्फॉर्मेशन के विशेषताओं के बारे में बात करें तो इन्फॉर्मेशन में कुछ विशेषताएं होना ज़रूरी है जिनके बिना उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। ये विशेषताएं कैसी होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो अर्थपूर्ण, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी डाटा जब तक अर्थपूर्ण नहीं होगा तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन स्वयं में अर्थपूर्ण होती है। किसी समस्या के समाधान के लिए इन्फॉर्मेशन के मददगार सिद्ध होने पर ही उसे अर्थपूर्ण माना जाता है। जैसे यदि पेज मेकर पर एक किताब प्रकाशित है और हमारा उद्देश्य है कि हम पेज मेकर सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं, तो यदि हमारे उद्देश्य की पूर्ति वो किताब कर रही है, वो बुक कर रही है, तो वो हमारे लिए अर्थपूर्ण है, उपयोगी है। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं कर रही है तो वो व्यर्थ है। संक्षिप्तता, यदि आपको पेज मेकर सॉफ्टवेयर पर संक्षिप्त जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको एक ऐसी किताब का चयन करना होगा जो आपको संक्षिप्त और उपयोगी जानकारी प्रदान करे। यदि आप किसी ऐसी किताब का चयन करेंगे जिसमें कई अन्य सामग्रियां भी दी गई हैं तो यकीनन आप उसमें खो जाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, आपको समझ नहीं आएगा कि आप पेज मेकर सॉफ्टवेयर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसका यूज़ करना है, क्या है उसमें। और कहने का अभिप्राय यह है कि वही इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित होगी जो संक्षिप्त हो और आपके उद्देश्य की पूर्ति कर रही हो। ओके, शुद्धता की बात कर रहे हैं, एक्यूरेसी होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण गुण यही होता है कि उसका शुद्ध होना, या त्रुटि नहीं होगी तो शुद्ध होगा वो। अगर इन्फॉर्मेशन शुद्ध है तो वो अच्छी इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं उसको। एग्जाम्पल में देखिए, जनसंख्या सर्वेक्षण में पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इस सर्वेक्षण के आधार पर ही विभिन्न सूचनाएं जैसे कुल जनसंख्या, वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्री पुरुषों की अलग अलग संख्या, शैक्षिक दर आदि प्राप्त की जाती है। ये जानकारी ही सरकार द्वारा निर्मित देश की भावी योजनाओं का आधार बनती है। प्रमाणित एवं तर्कसंगत, किसी उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन के सूत्रों का प्रमाणित होना जरूरी है। उसका कोई ठोस आधार हो। इन्फॉर्मेशन तर्कसंगत एवं न्याय संगत होनी चाहिए। यह मनगढ़ंत या सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन का मूल्य, यानी कि कब एक इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल बनती है, कब हम कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है। तो देखिए, किसी भी सूचना हेतु एक काफ़ी दुष्कर होता है, किसी भी सूचना हेतु यह काफ़ी दुष्कर होता है उस सूचना का कौन सा भाग मूल्यवान है और कौन सा नहीं। देखिए, ये जो क्योंकि बुक की पीडीएफ है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ वर्ड में मिसप्रिंट हो या फिर समझने में आपको प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। किसी भी भाग को तब तक मूल्यवान नहीं कहा जा सकता जब तक वह भाग अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सकारात्मक भूमिका नहीं निभाए। इन्फॉर्मेशन के मूल्य को निर्धारित करने वाले मुख्य तत्व अग्रसर हैं, जैसे अनुरूपता। यदि इन्फॉर्मेशन उस प्रयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप हो तभी वह इन्फॉर्मेशन मूल्यवान होती है, जो कि अर्थपूर्ण में हम बात पढ़ के आ चुके हैं कि जब तक एक इन्फॉर्मेशन जो प्राप्त करने वाला है, जब तक वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए उपयोगी नहीं होगी, जब तक वो अर्थपूर्ण डाटा इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिलेगी, उसके अनुरूप नहीं होगी, तब तक वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए बेकार है। ठीक है, तो अब अनुरूपता से अभिप्राय है कि इन्फॉर्मेशन को प्रयोगकर्ता के अनुसार परिवर्तित करके उसके इच्छित रूप और इच्छित मात्रा में प्राप्त होना चाहिए। समय पर प्राप्ति, इन्फॉर्मेशन का मूल्य उसके प्राप्त होने के समय पर निर्भर करता है। इन्फॉर्मेशन वही मूल्यवान होती है जो सही समय पर प्राप्त हो। कोई अनुरूप इन्फॉर्मेशन यदि समय पर प्राप्त नहीं होगी तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। कैसे? कोई इन्फॉर्मेशन देर से आपको मिल रही है या समय से पहले ज़्यादा मिल रही है तो वो मूल्य खो देती है और व्यर्थ हो जाती है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, यदि मान लीजिए कि किसी संस्था की मीटिंग 4 अप्रैल को होने वाली है और इस बात की जानकारी आपको संस्था 5 से 6 महीने पहले ही दे देती है, तो संभव है कि आप जो उसके सदस्य होंगे कंपनी के, उस तिथि को भूल जाएंगे। इसी तरह यदि वो इन्फॉर्मेशन देर से मिले, 4 अप्रैल के बाद मिले, तो फिर उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ही क्या, वो व्यर्थ हो जाएगी क्योंकि मीटिंग तो हो चुकी है।
तो लेकिन यदि यह सूचना सदस्यों को 4 अप्रैल से कुछ दिन पहले मिले तो ये उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन तभी महत्वपूर्ण है, तभी उपयोगी है जब वो समय पर प्राप्त हो। उपलब्धता। यदि किसी मीटिंग में उपयोग आने वाली सूचना किसी कंप्यूटर में संग्रहित हो तथा उचित समय पर किसी कारणवश उसे रिट्रीव यानी कि प्राप्त नहीं किया जा सके, तो उस स्थिति में मीटिंग को स्थगित करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचेगा और इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपना मूल्य खो देती है। अतः वही इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, जो समय पर उपलब्ध हो सके। निर्णय लेने में मददगार। हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन स्वतः ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है जो प्रयोगकर्ता को निर्णय लेने में हेल्प करती है। उस सूचना से बिना किसी संशय के उचित निर्णय लिया जा सकता है। देखिए, अब हम जानेंगे कि सूचना तकनीकी के स्तंभ यानी कि पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चंस हो सकता है आपको वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सूचना तकनीकी के विकास में कंप्यूटर की मुख्य भूमिका है। कंप्यूटर के आविष्कार से इसके विकास में काफ़ी तेजी आई है। उसके बाद इससे जुड़े क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ा है। प्रत्येक कंपनी संस्था अब कर्मचारियों के बजाय मशीनों पर ज़्यादा निर्भर रहने लगी है। संपूर्ण विश्व की विभिन्न व्यापारिक एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों में इंफॉर्मेशन का काफ़ी योगदान है। सूचना तकनीकी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और सूचना पर आधारित मूल कार्यों के आधार पर हम मूल घटकों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक घटक के तहत एक कार्य विशेष से संबंधित गतिविधियां, तकनीकी अनुप्रयोग आते हैं। ये मौलिक घटक अग्रलिखित हैं। देखिए, अगर ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन थी, ये जो परिचय है, ये आपको समझना है तो आप इसी को जो ये समझेंगे ना आगे, सूचना तकनीकी के स्तंभ, पिलर्स, तो ये यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन बनाना भी बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर ये स्तंभ हैं: सूचनाओं का एकत्रीकरण, सूचनाओं को प्रोसेसिंग करना, सूचनाओं का प्रबंधन, सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, सूचनाओं का संचरण, सूचनाओं का भंडारण, और इसके बाद है मतलब ये कुछ पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं ये? 1 2 3 4 एंड 5 6 पिलर्स में ये आपके पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। 6 पिलर्स हैं ये। तो जो सबसे पहला है सूचनाओं का एकत्रीकरण। अगर इसके बारे में हम समझें, क्योंकि आपको थ्योरिकल इसको लिखना होगा, अगर लिखना है एग्ज़ाम में तो आप इसके बारे में समझिए। देखिए, सूचनाओं का एकत्रीकरण यानी कि जब आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपको एक ऐसे लिखना है कि कंप्यूटर वरदान है या अभिशाप, इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो इस निबंध से रिलेटेड आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको कंप्यूटर की उपयोग और दुरुपयोग दोनों के बारे में जानकारी लेनी होगी। तभी आप उस पर एक संक्षिप्त विषय में आप टिप्पणी कर सकते हैं कि वो अभिशाप है या वरदान है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन का संग्रह है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, यही कहलाता है सूचनाओं का एकत्रीकरण। अब वो सूचनाएं हो सकता है आप किसी भी माध्यम से ले सकते हैं, सर्वेक्षण के द्वारा, लाइब्रेरी से ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, और समाचार पत्रों से, बुक्स से, पत्रिकाओं से, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरव्यू से, या किसी से बातचीत करके, वार्तालाप द्वारा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से जिन टेक्निक्स के माध्यम से आप इन सूचनाओं का एकत्रीकरण करते हैं। तो सूचनाओं का एकत्रीकरण आपको समझ में आया। एकत्रित करने के बाद आपने जो सूचना एकत्रित करी है, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। यानी कि प्रोसेसिंग का मतलब एक तरीके से ये है कि आप ये चेक करेंगे कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, क्या वो सही है, उसमें कितनी एक्यूरेसी है, वो कितना अच्छा है, मतलब एक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कितना सटीक है, आपकी क्वेश्चंस की जो डिमांड है आंसर की, उसको कितना फुलफ़िल कर रहा है। तो ये प्रोसेसिंग आप करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सूचनाओं का प्रबंधन। सूचनाओं का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करना। अब यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए आपको मैनेज करना है इन्फॉर्मेशन को कि वो एक तो कम खर्च में आपको मिल जाए और आपके समय की बचत कर रही हो, इन्फॉर्मेशन बहुत सही हो और एक सरल विधि हो उस इन्फॉर्मेशन की, उसको आप एक
ये कह सकते हैं कि, और दूसरा ये है कि आपका जो डाटा है, जो सूचना है, वो सुरक्षित है या नहीं। तो मतलब एक तरीके से पूरी आप सूचना को किस तरीके से अपने पास सुरक्षित रखें और वो सूचना कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड होगा आपके मैनेजमेंट में, प्रबंध में। उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रस्तुतिकरण, सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। देखिए यहाँ पर आप सूचनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसी तकनीक का यूज़ कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकती है। सॉरी, ये आई थिंक सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, हाँ, सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण में क्या होगा, एक मतलब ऐसा आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर हम फोकस करेंगे प्रेजेंटेशन पर। तो आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। अब ये कैसे होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी हमारा डाटा है उसको इम्प्रेसिव दिखाने के लिए हम कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, कोरल ड्रॉ, पावर पॉइंट, एनिमेटेड उसको कर देते हैं, स्प्रेडशीट वगैरह। तो मतलब उसको एक आकर्षक लुक देने के लिए, एक अच्छा उसको प्रेजेंट करने के लिए हम उसको अच्छे से उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं, अच्छे से उसको मतलब सुंदर सा सजा के, या फिर अच्छा वो लगे, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी एक जगह पे हो, अच्छी हो, सरल हो, समझने में आसान हो, ये सब करके हम उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आता है संचरण, यानी कि जो ये कम्युनिकेशन के मतलब हम उन जो सूचनाएं हमने कलेक्ट की है उनको कैसे तेज गति से, तीव्रता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, तो ये सूचनाओं का संचरण होता है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका सूचना का भंडारण, यानी कि स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए हर एक व्यक्ति अपनी सूचनाओं को सुरक्षित रखना चाहता है भविष्य के लिए। हो सकता है आप कोई बिजनेस कंपनी में हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी कंपनी का डाटा हो कि आप कैसे अपने किस किस ईयर में आप कितना कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कैसे कैसे आप अपने मार्केटिंग में डेवलप कर रहे हैं, कैसे आप अपना प्रोडक्ट को मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो आपकी कंपनी से रिलेटेड है, तो आप उनको स्टोर करके रखना चाहेंगे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। तो इसके लिए आप DVD, CD, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। मेमोरी डिस्क में आप उनको स्टोर करके रखेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क में यानी कि CD में, तो इन सभी में आप उनको स्टोर कर रहे हैं ताकि उनको आप भविष्य के लिए उनका यूज़ कर सकें। तो इसलिए भंडारण। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने जो पिलर्स हैं हमारे टेक्नोलॉजी के, उनमें सबसे पहले हमने सूचनाओं को स्टोर किया, उसके बाद हमने प्रोसेस किया कि हमारी सूचनाएं कितनी एक्यूरेट हैं, फिर हमने उसके बाद उनको मैनेज किया कि वो अच्छे सरलता से समझ में आ रही हैं, वो सुरक्षित हैं, वो कम खर्च में हमें मिल रही हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन पे हमने फोकस किया कि जो हम सूचनाएं दे रहे हैं उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो ताकि वो अच्छे से लोगों को इम्प्रेसिव लगे और उनको समझने में मज़ा आए, वो अच्छे से उसको समझ सके। उसके बाद हम सूचनाओं का संचरण करेंगे, यानी कि ऐसा माध्यम जो जिससे सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाएंगी, और फिर उनको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये 6 पिलर हमने याद किए। उसके बाद आगे चलते हैं। 6 पिलर के बाद हम देखते हैं संचार के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि 2 तरीके के संचार के प्रकार होते हैं, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं संचार। ठीक है, तो ये मौखिक संचार हो सकता है, लिखित संचार हो सकता है। अब मौखिक संचार क्या होता है, जब आंकड़ों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान मौखिक माध्यम से पूर्ण होता है तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। जब 2 व्यक्ति परस्पर वार्तालाप करके एक दूसरे के समीप आते हैं तो इस परिस्थिति में संचार का माध्यम वायु होती है। ठीक है, तो मौखिक संचार जैसे कि टेलीफोन है, टेलीफोन के माध्यम से हम देश विदेश में किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं, और इस प्रणाली में संचार का माध्यम धातु का तार होता है। तो यानी कि माध्यम क्या है, वो तार है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, ये है संचार, यानी कि संचार एक तरीके से एक माध्यम है जिसमें हम अपनी जो बातें हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो टेलीफोन में तार एक वो माध्यम का काम करता है, और बात में मतलब जो सामने खड़े हुए जो व्यक्ति बात कर रहे हैं उनमें वायु
उस संचार का काम करती है। इंटरकॉम, यह सेवा टेलीफोन प्रणाली के समान ही होती है, परंतु इसका प्रभाव क्षेत्र किसी संस्था या इमारत में उपस्थित व्यक्तियों के आपस में वार्तालाप करने तक ही सीमित होता है। देखिए, इंटरकॉम का मतलब इसको कह सकते हैं हम इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि इंटर में यहाँ पे इंटरनल की बात हो रही है, यानी कि आंतरिक रूप से, और कॉम मतलब कम्युनिकेशन, तो ऐसा कम्युनिकेशन जो इंटरनली हो रहा है, यानी कि एक बिल्डिंग में, जैसे आप देखते होंगे बैंक में या कहीं पर भी बहुत सारे जो फ़ोन होते हैं, टेलीफोन होते हैं, तो एक उससे हमें, एक पे हमें कॉल आ रही है, हम दूसरे से सुन सकते हैं, तो वो इंटरकॉम है। यानी कि आप बहुत सारे, मतलब एक ही ऑफिस में बहुत सारे फ़ोन हैं, वो इंटरकॉम है, यानी कि वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, सेलुलर फ़ोन्स, सो सेलुलर जैसा, मतलब सेलुलर शब्द जो है वो आंग्ल भाषा के शब्द सेल से बना हुआ है। इसका अर्थ कोशिका होता है, और इन फ़ोन्स के कार्य का सिद्धांत ये कोशिकाएं ही हैं। इन्हें मोबाइल भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक छोटा सा यंत्र होता है जिसे आसानी से जेब में रखा जा सकता है, तथा प्रयोगकर्ता आसानी से इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। सेलुलर फ़ोन में एक ट्रांसमीटर लगा रहता है, जो शब्द की आवृत्ति को घटा बढ़ाकर संकेत में परिवर्तित कर प्रसारित करता है। सेलुलर टेलीफोन पद्धति में एक बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है, और हर क्षेत्र का अपना अलग अलग ट्रांसमीटर होता है। उपभोक्ता के रिसीवर का बटन दबाते ही अपने क्षेत्र के ट्रांसमीटर संबंध से स्थापित हो जाते हैं। अब इसे स्टेशन पर कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली द्वारा इच्छित नंबर से रेडियो तरंगों के माध्यम से जोड़ा जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया स्वचालित होती है, और एक ही समय में एक ही आवृत्ति पर कई लोगों द्वारा वार्तालाप की जा सकती है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं, जो पुलिस होती है वो मतलब कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो इन्हीं फ़ोन्स का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन, एक बंदा इन्फॉर्मेशन देता है, और वो उनके जितने भी उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनकी जो पूरी टीम होती है, उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है, तो वो इसी सेलुलर फ़ोन का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर द्वारा चैटिंग, इस प्रणाली के द्वारा हम अपनी सूचनाओं तथा आंकड़ों का मौखिक रूप से आदान प्रदान कर सकते हैं। चैट का अर्थ होता है बातचीत। इस प्रणाली में संचार का माध्यम टेलीफोन का उपयोग होता है। अब देखिए, चैट से हम लोग समझने लग जाते हैं कि हम जो लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे या वगैरह पे चैटिंग जो कर रहे हैं, देखिए चैट का मतलब होता है बातचीत करना। तो ये जो बातचीत हम कर रहे हैं, वो हम क्योंकि टेलीफोन के माध्यम से कर रहे हैं, कंप्यूटर द्वारा चैटिंग, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से हम, जैसे वीडियो कॉलिंग होती है तो वहाँ पर हम बातें करते हैं मौखिक, तो ये उसी की बात है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं लिखित संचार की। जो सेकंड टाइप है संचार के माध्यम का, वो है लिखित। अब जब आंकड़ों और सूचनाओं को हम लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं, तो उसे लिखित संचार कहते हैं। लिखित संचार जैसे कि पत्र हो गया, फैक्स हो गया, पेजर, ईमेल। अब पत्र ये एक परंपरागत और सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रणाली है। वर्तमान में अन्य लिखित प्रणालियों की अपेक्षा इसकी गति काफ़ी धीमी होती है, और आजकल इसका प्रचलन काफ़ी कम होता जा रहा है। तो फैक्स की बात करेंगे। फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस प्रणाली के इस्तेमाल से लिखित सामग्री को देश या विदेश में भेजा जा सकता है, जिसमें संचार का माध्यम टेलीफोन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। पेजर, इस प्रणाली के प्रयोगकर्ता मात्र सूक्ष्म सूचनाओं को ही ग्रहण कर सकते हैं। यह प्रणाली बेतार संचार पर आधारित होती है। ईमेल, लिखित आंकड़ों अथवा सूचनाओं को प्रेषित अथवा ग्रहण करने के लिए यह एक नवीनतम व अत्यंत आधुनिक प्रणाली है, और इस प्रणाली में हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे ईमेल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, ईमेल के द्वारा जिस सूचना को प्रेषित करना होता है, उसकी सामग्री वर्ड प्रोसेसर द्वारा प्रयोग की जाती है। इसके साथ इसे जिस पते पर प्रेषित करना है, वहाँ तक इसे टेलीफोन केबल नेटवर्क द्वारा प्रेषित किया जाता है, और ये सूचना संबंधित व्यक्ति के कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाती है। देखिए, एग्ज़ाम में क्या होता है ना, ईमेल को कभी कभी वो शॉर्ट क्वेश्चन बना के वेरी शॉर्ट में आपको दे देते हैं कि ईमेल से आप क्या समझते हैं। तो क्योंकि ईमेल एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है आज की दुनिया में, तो सभी लोग जानते हैं ईमेल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि जो हम अपनी ईमेल आईडी से किसी दूसरे को मेल करते हैं। तो आजकल बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को हम मेल करते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं वो इन्हीं मेल्स के माध्यम से हमसे और सूचनाएं लेती हैं और हमको सूचनाएं देती हैं। तो मेल क्या है आप समझ ही गए होंगे।
तो चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर क्या है? अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को ग्रहण कर उस पर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है और हमें इच्छित परिणाम प्रदान करता है। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं। देखिए ये जो नोट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ये जो एग्ज़ाम 108 कोड है, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बुक से लेना पॉसिबल नहीं था, तो हमने यहाँ पर बहुत सारे माध्यम्स का यूज़ किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमने बुक्स से ली है, कुछ कॉपी से, कुछ नोट्स, या फिर कुछ अदर हमने गूगल वगैरह करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ वर्ड्स में मिस्टेक हो, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिएगा और इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उस पर फोकस करिए और अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए खुद को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा को ग्रहण करता है और उस पर हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है और हमें इच्छित परिणाम प्रदान करता है। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें प्रोग्राम कहता है। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है। कई बार कंप्यूटर के लिए हम लोग पीसी शब्द का यूज़ करते हैं और पीसी एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसको हिंदी में व्यक्तिगत कंप्यूटर बोलते हैं। आपने शेयर्ड कंप्यूटर का नाम भी सुना होगा। शेयर्ड कंप्यूटर वह होता है जिसे कई भिन्न भिन्न लोग उपयोग करते हैं। विशेष रूप से इसका तात्पर्य उस कंप्यूटर से है जो सार्वजनिक या साझा उद्देश्य के लिए उपलब्ध होते हैं, जैसे शालाएं, पुस्तकालय, इंटरनेट और गेमिंग पैकेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने वाले कंप्यूटर। कंप्यूटर डाटा पर गणितीय और तार्किक क्रियाएं भी की जा सकती हैं। प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू में पूरा होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की अगर हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, तो कंप्यूटर की, क्योंकि जब आप उससे पूछा जाता है कंप्यूटर क्या है, तो अगर वहाँ पर आप कंप्यूटर की फुल फॉर्म भी लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत इम्प्रेसिव होगा। और यही छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है अपने एग्ज़ाम्स में, अपने क्वेश्चंस को राइट करते वक्त, कि आप उनको एक अच्छे, मतलब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आप वो सारी इन्फॉर्मेशन को याद करके वहाँ पर लिख पाएँ। तो सी मतलब कॉमनली, ओ मतलब ऑपरेटेड, एम मशीन, P particularly, U used in, T technical and E educational and R research। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब कितना विशेष है कंप्यूटर, किस वजह से है। स्पीड, शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ट्रस्टेड विश्वसनीय, स्टोरेज कैपेसिटी, डेलिगेंस यानी कि परिश्रमी, पावर ऑफ रिमेंबरिंग याद करने की शक्ति, और नो IQ। एक्चुअली चलिए इसके बारे में आगे नहीं दिया हुआ है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। स्पीड, अब देखते हैं कि हम कोई भी कंप्यूटर को कोई भी डाटा देते हैं और उसका आंसर चाहते हैं तो स्पीडली कंप्यूटर काम करता है। एक पर्सन को अगर कुछ कैलकुलेशन करने के लिए दी जाए तो वो टाइम लगाएगा, लेकिन कंप्यूटर में कोई टाइम नहीं लगता है। इसलिए स्टार्टिंग में इसको मतलब संगणक बोला जाता था। कैलकुलेटर ही मान लीजिए, संगणक मतलब कैलकुलेटिंग करने वाला। तो स्पीड यानी कि बहुत जल्दी हर चीज़ को कर देता है, तो स्पीड है इसमें। एक्यूरेसी मतलब शुद्ध देता है। मान लीजिए हमने आपको कुछ आंकड़े दिए हैं कि आप उनको ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो अगर आप एडिशन करेंगे तो उसमें भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपने गलत कर दिया हो उसकी प्लस, या मतलब उसको ऐड गलत कर दिया हो, लेकिन कंप्यूटर एक्यूरेट आपको आंसर देगा, बशर्ते कि आपका जो डाटा है वो सही होना चाहिए। अगर आपने उन कंप्यूटर को 847 + 946 दिया है तो वो उन्हीं को प्लस करके आपको आंसर दे देगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो आंसर सही देगा, नहीं, आप जैसा डाटा देंगे वैसा ही वो आपको आंसर देगा। रिलायबिलिटी और ट्रस्टेड यानी कि विश्वसनीय। अब ये तो वही बात हो गई, क्योंकि एक्यूरेसी है तो आप विश्वास तो करेंगे ही उस पर, क्योंकि आपने डाटा सही दिया है तो आपको इन्फॉर्मेशन भी सही मिलेगी, तो ट्रस्टेड है कंप्यूटर।
अब स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोर क्षमता, यानी कि आप कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, जो यानी कि एक आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम बहुत सारी बुक्स को पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है उसमें लिखी हुई सारी चीज़ें हमें हमेशा याद रहें, लेकिन कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ठीक है, आगे आता है डिलिजेंस, यानी कि परिश्रमी। अब परिश्रमी इसलिए कहा गया है कंप्यूटर को क्योंकि कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि वो थक जाएगा, या फिर क्योंकि हमारी एक लिमिट होती है कि हम अगर काम कर रहे हैं तो काम करते करते एक टाइम के बाद हम थकान हो जाएगी और हम नहीं कर पाएंगे आगे। लेकिन कंप्यूटर को आप कितनी भी बार कोई भी काम दीजिए, वो हर बार आपको काम करके देगा। ठीक है, तो यानी कि वो परिश्रमी है। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, याद रखने की शक्ति। अब याद रखने की शक्ति इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर कोई इंसान तो है नहीं जो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वो भूल जाएगा। जो भी डाटा आप कंप्यूटर को देंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तुरंत, और वो हमेशा अगर उसमें स्टोर है तो वो हमेशा उसमें जैसे याद रखा है उसने, तो आप जब भी कभी कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, नो आई क्यू मतलब उसमें कोई IQ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसा डाटा आप देंगे वैसा ही आंसर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर खुद से आइडिया लगाए कि अरे आप ये लिखना चाह रहे थे, नहीं। आपको जो आप डाटा देंगे, जो भी आप पूछना चाहेंगे, उसी के रिलेटेड आपको आंसर्स मिलेंगे, उसी के रिलेटेड आपको फीडबैक मिलेगा। तो कंप्यूटर में IQ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस, आई थिंक ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर जो लेख लिखना है तो ये इम्पोर्टेंट है और मोस्टली ये बहुत इजी भी है। ठीक है, तो इजी होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आ ही जाता है। और अगर कंप्यूटर से रिलेटेड भी आता है तो उसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर एक लेख लिखनी है, तो चलिए देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव आदि आते हैं। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है, अगर ये आपको समझना है तो आगे देखिए, और करके लिखा हुआ है कि साधारण रूप से कंप्यूटर के वे सभी प्रभाग जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के आगे है कंप्यूटर के बाहर और अंदर के इलेक्ट्रॉनिक भाग ही कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, कंट्रोल और स्टोरेज करने वाले उपकरण भी कंप्यूटर हार्डवेयर ही कहलाते हैं। कंप्यूटर तरह तरह की हार्डवेयरों को जोड़कर बनाया जाता है। हार्डवेयर से बने कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर डालकर कार्य करने योग्य बनाया जाता है। यदि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं डाला जाए तो कंप्यूटर केवल एक कलपुर्जे की ढेर के समान है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को कार्य करने की गति प्रदान करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के भाग: CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आउटपुट यूनिट एज मॉनिटर एंड प्रिंटर। देखिए, अगर हम समझें कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ऐसे भाग जिनको हम छू सकते हैं और ऐसे भाग जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कि मतलब छूने से आप सिर्फ इतना ही अगर याद रखेंगे छू सकते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि हार्डवेयर, जैसे कंप्यूटर की जैसे मॉनिटर है, अब मॉनिटर को टच कर सकते हैं, आप कीबोर्ड को टच कर सकते हैं जो कीबोर्ड है, आप माउस को टच कर सकते हैं, आप CPU को हाथ लगा सकते हैं, आप UPS को हाथ लगा सकते हैं, आप CD, DVD इन सबको हाथ लगा सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं जिनको आप छू रहे हैं वो हार्डवेयर होंगी। और सॉफ्टवेयर क्या होगा, तो सॉफ्टवेयर होंगे प्रोग्राम्स। मान लीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन, आप कंप्यूटर की स्क्रीन को तो टच कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पेंट चल रहा है, MS पेंट, वर्ड, कुछ भी चल रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो आप उनको टच नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सिस्टम है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप मान लीजिए टेलीविज़न है, तो आप टीवी को टच कर सकते हैं क्योंकि वो एक हार्डवेयर है। ठीक है, बॉडी है एक हार्ड बॉडी, तो आप हार्डवेयर है टीवी, तो उसको टच कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सीरियल्स चल रहे हैं आप उनको टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं और जो हार्डवेयर होते हैं वो टच करने वाले टचेबल चीज़ें होती हैं। ओके,
तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ईजी है समझना यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। तो हार्डवेयर के भाग में जैसे हमने पढ़ा CPU, जो कि मैंने आपको बताया आप CPU को टच कर सकते हैं। कुछ इनपुट यूनिट्स हैं जैसे कि कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये इनको भी आप टच कर सकते हैं। और आउटपुट यूनिट्स में आप मॉनिटर और प्रिंटर को भी टच कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखिए मेमोरी यूनिट। देखिए ये 4th पॉइंट लिख दिया है, लेकिन ये गलत 4th पॉइंट नहीं है, बस अलग से आप देखिए मेमोरी यूनिट की बात हो रही है। तो मेमोरी हो सकता है आपको एग्जाम्स में आ जाए कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, ये एक स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, जैसे रैम और रोम। ओके, रैम और रोम ये स्थायी मेमोरी होती है। रैम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी में आती है रैम और रोम। अब रैम की अगर हम बात करें तो ये एक हेल्पर की तरह हमें काम करती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम डाटा को उठाकर हमारे निर्देशानुसार शो करती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो चलिए रीड ओनली मेमोरी को पढ़ लेते हैं पहले। रोम का जो फुल फॉर्म होती है रोम की, वो होती है रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि T सीरीज़, नोकिया एक्सेट्रा, DVD CD एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, अगर याद रखना चाहें आप तो रीड ओनली मेमोरी DVD और CD। तो मतलब केवल उस मेमोरी को रीड करेगा जो आप उसको देंगे। मतलब आपने CD कोई लगाई है, आप मूवी के लिए CD लगा रहे हैं लैपटॉप में, तो वो उस CD में जो मूवी है उसी को रीड करेगा, तो इसको कहते हैं रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी यानी कि आपकी डिस्क में जो मेमोरी है सिर्फ उसी को रीड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी मेमोरी में सॉन्ग्स हैं और आपकी जो CD है उसमें सॉन्ग्स हैं और कोई मूवी चल जाएगी, नहीं, जो CD में होगा वही चलेगा, तो इसको कहेंगे रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि देखिए आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं, तो आपने कोई प्रोग्राम, आप मान लीजिए आप पेंट में काम कर रहे थे, तो आपने उसको पेंट को ओपन किया हुआ है, जब क्लिक करेंगे तो वो तुरंत आपको शो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रैम क्या करती है, आपके निर्देश के अनुसार, यानी कि आपने चाहा कि आप पेंट पे काम करें तो आपने पेंट पे क्लिक किया, तो ये जो पेंट तुरंत ओपन हो गया, ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ रैम की वजह से। यानी कि जो ये कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप जो करना चाहते हो, आप जो निर्देश दे रहे हो, उन निर्देशों के अनुसार आपको वो चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है। आपने म्यूज़िक ऐप पे क्लिक किया तो म्यूज़िक ऐप ओपन हो गया, जो भी आप क्लिक करेंगे वही चीज़ ओपन हो जाएगी। ये किसकी वजह से हो रहा है, रैम की वजह से हो रहा है। ओके, देखिए सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी स्थायी होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो अस्थायी होती है, जैसे कि चिप हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ठीक है। कैसे, देखिए आप पेन ड्राइव में देखते हैं कि आज हम कहीं पे कोई डाटा लेके आए हैं पेन ड्राइव में, उस डाटा जब तक हमें उसकी ज़रूरत है हम उसको रखेंगे, और वो ज़रूरत ख़त्म होने के बाद हम उसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद दोबारा से हम पेन ड्राइव में कोई नया डाटा स्टोर कर लेंगे। ऐसे ही चिप में होता है, हमारे फ़ोन में जो चिप होती है उसमें हम सॉन्ग्स अगर हैं हमारे पास बहुत सारे, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद हम उनको डिलीट करके नए सॉन्ग्स को ले लें, तो ये चिप भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। सॉफ्टवेयर, देखिए वैसे तो हम सॉफ्टवेयर समझ चुके हैं, बोल चुके हैं पहले ही कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम्स को कहते हैं जिन्हें हम अपने कंप्यूटर में लोड करते हैं। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना संभव नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वह सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। कंप्यूटर में डाले जाने वाले सॉफ्टवेयर CD में तैयार प्रोग्राम समूह होते हैं, जिन्हें हम अपने कंप्यूटर में लोड कर लेते हैं। इन सॉफ्टवेयर का पैकेज बाजार में उपलब्ध होता है, जिसे हम आसानी से अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं। प्रत्येक कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं, अतः ये प्रोग्राम प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने में सहायक होते हैं। सॉफ्टवेयर को हम हार्डवेयर में इंस्टॉल करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और जनरल सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के 4 टाइप्स होते हैं।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हम नॉर्मली इनको कह देते हैं। तो जैसे कि विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, 8, ब्लैक, विंडोज़ 10, ये सब विंडोज़ के यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडोज़ एक्सपी उसके बारे में, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस, पेंट, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, ये सब। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो, यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी आपको ज़रूरत है। एंटीवायरस हो गया और डिफ्रेगमेंट हो गया, डिफ्रेगमेंट डिस्क, ओके। तो देखिए अगर हम बात करें कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर मान लीजिए बेकार है, कुछ नहीं है फिर उसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंप्यूटर में कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में डाले जाते हैं, और जब तक स्क्रीन पे कुछ होगा ही नहीं तो आप काम क्या करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर की जान है। मान लीजिए कंप्यूटर चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, उसमें प्रोग्राम्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में है वो प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके भी सभी के अगर लैपटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं आपके पास, तो आप उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सभी को पता होता है कि उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो चल रहा है, ओके। उसके बाद जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एप्लीकेशंस होती हैं जो ज़रूरी नहीं है आपको रखना है, ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन में भी, जैसे मोबाइल फ़ोन में ऐप क्या है ना, एप्लीकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। हम ऐप्स बोलते हैं ना कि आपके हमारे फ़ोन में कोई ऐप्स होता है, तो मान लीजिए हम वीडियो को मतलब स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमें उसकी ज़रूरत है, अगर हमें ज़रूरत है तो हम उसको लेंगे, एप्लीकेशन मतलब इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन में, उसको रखेंगे। ज़रूरत नहीं है तो उसको अनइंस्टॉल कर देंगे, ओके, डिलीट कर देंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बस वही हैं जो हमारी ज़रूरत के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। MS ऑफिस में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे पेंट है, एडोब फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, तो ये सिर्फ वही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, हम उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब यूटिलिटी का मतलब क्योंकि उपयोगिता है, आवश्यकता है, तो हमें जिनकी ज़रूरत है, एंटीवायरस। अब कंप्यूटर को इसकी बहुत ज़रूरत है। अब आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, बहुत सारे माध्यम होते हैं वायरस आने के, उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। तो जो वायरस आ जाता है कंप्यूटर में, उसको हटाने के लिए हमें एंटीवायरस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वायरस होने की वजह से हमारा कंप्यूटर हैंग करने लग जाता है, वो चलता नहीं है, वो ख़राब हो जाता है। बहुत सारी जो हमारा डाटा होता है वो ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस रखना पड़ता है, तो इसलिए ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ओके। तो चलिए आगे बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात हो रही है। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का प्रत्यक्ष रूप से सीधा वर्गीकरण करना बहुत ही मुश्किल है। कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके कामकाज, प्रयोग और उद्देश्य के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए कंप्यूटर का वर्गीकरण हम 3 आधार पर करते हैं: अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर, ओके। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जाता है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों, दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर को गणना नहीं करता है। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या है ना, ये जो नोट्स हैं वो गूगल से लिए गए हैं, तो ये इंग्लिश का कन्वर्ट किया गया है हिंदी में। तो हो सकता है बहुत सारी लाइंस हैं जो वो ऐसी लिखी हूँ जो आपको समझने में थोड़ा अजीब लगे,
तो उसको इग्नोर करना, और क्योंकि हमें मैटर समझना है, हमें समझना है कि ये जो कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर, ये होता क्या है। ओके, तो देखिए ये जो कंप्यूटर्स के टाइप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप हमारे लिए ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं में से बनाए जाते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कीजिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर दिया जाता है तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। उसके अंदर ही आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे जहाँ पर शायद वो आपसे यही पूछ ले कि एनालॉग कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, तो एक शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में वो दे सकते हैं। ओके, तो सभी को आपको समझना ज़रूरी है। देखिए चलिए आगे चलते हैं। बल्कि ये पारे के संबंधित प्रसार की तुलना करके शरीर के तापमान को मापता है। यानी कि जो थर्मामीटर है वो क्या करता है, वो पारे के से संबंधित प्रसार की तुलना करके आपके शरीर के तापमान को मापता है। यानी कि वो पारा जो है टेम्परेचर को माप रहा है, लेकिन आपको दिखा रहा है वो यूनिट्स में। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार के कंप्यूटर केवल अनुमानित अनुमान ही देते हैं। जैसे कि किसी पेट्रोल पंप पर लगा हुआ एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है और उसके मूल्य की गणना करता है। ठीक है,